आगे बढ़ा सके, उसको नई पीढ़ी को दे सके। आप कैसे भरोसा दिलाएंगे जनता को कि आप आते हैं तो आप कर देंगे? क्या पता आप भी वैसे ही निकले जैसे 21 साल निकले। देखिए, लोग कहते हैं कि जब उस भैंसाचाना ब्लॉक में मंगलता के आसपास एक महिला ने रात को 11 बजे एक जंगल में बरसात हो रही थी, एक बच्चे को जन्म दिया है रोड के अभाव में। ये काफ़ी है मेरे ख्याल से आपको संतुष्ट करने के लिए। तो कल को तो यही हो सकता है ना कि आप भी जीतें, आप भी एक पद लें और किसी पार्टी के साथ समर्थित होकर उन्हीं पार्टी की विचारधारा को अपना लें। This show is presented by नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिसमें बिखरे शूल ना हो, और मानव की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार, स्वागत है आपका पगडंडी पर। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा शहर है हमारा अल्मोड़ा, जिसे सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है। और मेरे साथ जो व्यक्तित्व इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा भरा है और लगातार समाज के बीच पर मौजूद रहते हैं और रहे भी हैं। और ये कहते हुए मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि पहाड़ से उठा हुआ एक चेहरा जो आज राजनीति के माध्यम से, सामाजिक कार्यों के माध्यम से आप लोग के बीच में हैं। मेरे साथ मौजूद हैं विनय कुरेला जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका पगडंडी में। धन्यवाद। पगडंडी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सवालों के सिलसिला तो मेरे पास बहुत ज़्यादा था, और लेकिन जब मैं जैसे ही आया तो नितिन भाई ने मेरे हाथ पे ये पर्चा दे दिया, और इस पर्चे को खोलते ही मेरा जो पहला इस पे नज़र गई तो वो था कि खोया हुआ सम्मान वापस दिलाएंगे। कुरेला जी, कौन सा सम्मान अल्मोड़ा का खो गया है? देखिए, अल्मोड़ा का थोड़ा सा हम इतिहास देखें तो अल्मोड़ा वो शहर रहा है, जैसे शुरुआत में आपने अल्मोड़ा का जो संबोधन किया, आपने कहा कि सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अल्मोड़ा वो शहर है जिस शहर ने पूरे विश्व को ऐसे लोग दिए हैं जिन्होंने न केवल अल्मोड़ा को गौरवान्वित किया है बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है। ये शहर एक समय चेतना का केंद्र बिंदु हुआ करता था। इतने बड़े बड़े लोग इस शहर में आए, स्वामी विवेकानंद से लेकर बौद्धिस्ट लामाओं से लेकर आपका बोसी सेन से लेकर इतने बड़े आध्यात्मिक लोग इस शहर में आए। उन्होंने यहाँ चिंतन किया, दर्शन किया, आत्मा को खोजा और उस प्रकाश को पूरे देश में फैलाया। ये शहर शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। पुराने लोग बड़ा इतराया करते थे, बड़ा गर्व करते थे कि हम अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, क्योंकि अल्मोड़ा बुद्धिजीवियों का शहर कहा जाता है। तो और सांस्कृतिक नगरी तो अल्मोड़ा अपने आप में है ही। इस सांस्कृतिक नगरी होने के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि देखिए, वो शहर पूरे देश में जिन शहरों में राजा रहे, राजाओं की राजधानी रहे हैं, उस शहर में चूँकि राजा जहाँ रहता है तो न केवल संस्कृति को आगे बढ़ाता है, वहाँ के क्राफ्ट, वहाँ के कल्चर, वहाँ का खान पान, वहाँ का आर्किटेक्ट, वो सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो अल्मोड़ा चंद राजाओं की राजधानी रहा है, जो राजधानी शहर रहा है, तो अपने आप में सांस्कृतिक रूप से इतनी बड़ी विरासत को लिए हुए ये शहर है। यहाँ का आर्किटेक्ट आप देखिए, यहाँ का कास्ट कला आप यहाँ देखिए, यहाँ का क्राफ्ट देखिए, यहाँ की आप फोक देखिए, कल्चर देखिए, वो समय के साथ लुप्त होते चले गया। उसके पीछे कारण यह है कि पिछले 21 सालों में, उत्तराखंड बनने के बाद 21 सालों में अल्मोड़े को एक बड़ा उदासीन नेतृत्व मिला। ऐसा नेतृत्व ही नहीं मिल पाया जो अल्मोड़े की इस जो धरोहर है इसको आगे बढ़ा सके, उसको नई पीढ़ी को दे सके। आप कैसे भरोसा दिलाएंगे जनता को कि आप आते हैं तो आप कर देंगे? क्या पता आप भी वैसे ही निकले जैसे 21 साल निकले। देखिए, लोग कहते हैं कि जब मैं विधायक बनूंगा तब मैं ये करूंगा, तब मैं वो करूंगा। हम लोगों का पिछले 7 साल का आप इतिहास उठा के देखिए, आपके सामने हमारा मैनिफेस्टो पड़ा है। उसमें जो हमने 7 साल में सामाजिक जो जीवन की प्रतिबद्धताएं हमारी हैं, जो कटिबद्धताएं हैं, उसमें जो हमने उपलब्धियां हासिल की हैं, आप उसको देख सकते हैं हमारे मैनिफेस्टो में। हमने ना केवल कम से कम 2500 पर जो मकान, जिन लोगों के मकान आपदा में टूट गए थे, उनको मकान दिलवाए हैं। हमने कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी विडो पेंशन से लेकर विकलांग पेंशन से लेकर दुनिया भर की जो सरकारी स्कीम है उन तक पहुंचाई हैं। रोडें बनवाई हैं। आप सोच सकते हैं रोडों का बजट कितना बड़ा होता है। हमने रोडें तक बनवा दी हैं, क्योंकि हम पिछले 7 सालों से एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं, जो लगातार शासन प्रशासन पे और सरकारों पे दबाव बना रहे हैं। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब तक मांग नहीं उठाई जाएगी तब तक लोकतंत्र सफल नहीं होगा। लोकतंत्र तभी सफल होगा जब लोकतंत्र के सफल होने की एक बुनियादी बात यह है, विचार यह है कि लोगों को मोबिलाइज करके प्रेशर बनाया जाए, मांग की जाए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जिन गाँवों में रोड नहीं है
वहाँ के लोग लामबंद होते हैं, एक कुशल नेतृत्व उनको मिलता है। हमें तो जैसे हमने ये काम किया, हमारी ये रणनीति थी कि लोगों को हम लामबंद करते थे, एक सूत्र में बांटते थे और हम उनका नेतृत्व करते थे, लगातार शासन प्रशासन पर दबाव बनाते थे और शासन प्रशासन को मजबूर होकर जनता के सामने झुकना पड़ता था। रोडें इतना बड़ा बजट जिसका होता है, सड़कें तक बनवाई है, तो आप समझ सकते हैं कि डिमांड कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो उस डिमांड के लिए हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों को लामबंद कर रहे हैं, पहाड़ को एक सूत्र में बांध रहे हैं। पहाड़, कोई भी समाज आगे तभी बढ़ता है जब वो एक सूत्र में बंधा होता है। आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी हाल में देख सकते हैं कि किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ। मोदी सरकार जो जिसने प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में है, राज्यसभा में भी है, लोकसभा में भी है, उन किसानों के आगे उनको झुकना पड़ा। उसके पीछे कारण ये है, वो जो एकता है। तो वही विचार को हम अपने पहाड़ में इनहेल करना चाह रहे हैं, अंदर तक डालना चाह रहे हैं कि पहाड़ के लोगों में एकता आए, पहाड़ के लोग एक सूत्र में बंधें अपने गांव के विकास के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, समाज की बात की हमने उत्तराखंड की बात की, हमने उत्तराखंड के राजनीति की बात की और हमने बात की अल्मोड़ा की, खोदी। तो वो तो बोल रहे हैं कि हमने इतना काम तो इसी क्षेत्र पे कर दिया, तो आप कैसे उनको बीट कर पाएंगे या उनको चैलेंज कर पाएंगे कि आपने काम नहीं किया? आपने कहा 21 साल पे कुछ काम नहीं किया, तो काम तो बहुत सारे कुछ हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, लेकिन सीधे सीधे ये कहना कि कुछ नहीं हुआ, कितना सही है, कितना गलत है आपके नज़रिए से? आज से 2 हफ्ते पहले, पूस का महीना कहते हैं जनवरी को, पूस के महीने में रात को 11 बजे इधर ही मंगलता पड़ता है भैंसेशाना ब्लॉक में। उस भैंसेशाना ब्लॉक में मंगलता के आसपास एक महिला ने रात को 11 बजे एक जंगल में, बरसात हो रही थी, एक बच्चे को जन्म दिया है रोड के अभाव में। ये काफ़ी है मेरे ख्याल से आपको संतुष्ट करने के लिए। जी, काफ़ी तो है, लेकिन है क्या? देखिए, मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल है कि आप भी तो कल वैसे ही हो जाएंगे जैसे वो लोग थे। उत्तराखंड की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? विडंबना ये है कि उत्तराखंड क्रांति दल बना, उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड को बहुत अच्छे अच्छे नेता दिए, लेकिन जैसे वो विधायक बने या वो जीत के बहुत करीब आए, वो किसी पार्टी में शामिल हो गए। तो कल को तो यही हो सकता है ना कि आप भी जीतें, आप भी एक पद लें और किसी पार्टी के साथ समर्थित होकर उन्हीं पार्टी की विचारधारा को अपना लें। देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ये बहुत स्वाभाविक और व्यवहारिक बात है कि किसी न किसी पार्टी को हम समर्थन देंगे। अगर हम जीत के आते हैं, जनता का आशीर्वाद हमें मिलता है, हम उस पार्टी को समर्थन देंगे जो हमारा संकल्प पत्र है, इसको पूरा करने के लिए जो कमिटमेंट हमें देगा, जो हमसे कहेगा कि भाई आपके संकल्प पत्र को, अल्मोड़ा को लेकर जो हमारा सपना है, जो विज़न है, उसको धरातल में उतारने की जो पार्टी हमें कहेगी, उस पार्टी को स्वाभाविक रूप से हम समर्थन देंगे। पार्टी को समर्थन आप देंगे, लेकिन विचारधारा की बात, विचारधारा क्या रहेगी? विचारधारा अभी की वही रहेगी जो विनय करोला अभी अल्मोड़े पे जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से पहाड़ की आवाज़ बन रहा है, जिस तरह से युवाओं की आवाज़ बन रहा है, विचारधारा वही रहेगी या विचारधारा समय के साथ कांग्रेस या बीजेपी वाली हो जाएगी? देखिए, विचारधारा हमारी एक लाइन की है, पहाड़ को स्वावलंबी बनाना है, आर्थिक सामाजिक रूप से। आज पहाड़ का सारा युवा पलायन कर गया है। किस चीज़ के लिए पलायन कर गया है? देखिए, पलायन भी 2 तरह के होते हैं, एक बेहतर ज़िंदगी के लिए, एक पलायन होता है रोजी रोटी के लिए। तो पहाड़ से अल्मोड़ा की अगर विशेष रूप से बात करें तो अल्मोड़ा से जो पलायन हुआ है वो रोजी रोटी के लिए पलायन हुआ है। 10-12-15 हज़ार की रोजी की आमदनी के लिए युवा यहाँ से पलायन कर गया है। तो देखिए, हम लोग तो पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं। अगर हमारा ये ध्येय होता कि भाई हमें केवल सत्ता हासिल करनी है, तो इलेक्शन से, जैसे कि प्रथा है, आप देख ही रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस के जो नेता हैं, जो विधायक के प्रत्याशी हैं, 2-3-4 महीने पहले सक्रिय होते हैं। हम लोग लगातार 7 साल से काम कर रहे हैं। 7 साल से काम करने के बाद जब लोगों ने, जनता ने, हमारे लोग जो हमसे जुड़े थे, उन लोगों का जब हम पे दबाव बना कि भाई आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, नीति निर्माता बनना चाहिए, जो आपका विजन है वो तभी संभव है जब आप विधानसभा जाएंगे। तो उस दबाव के कारण आज हमें इलेक्शन लड़ने की स्थिति में हम आए हैं। मैं तो सरकारी नौकरी करता था, मैं क्लास 2 अफसर था, मैंने नौकरी छोड़ी है 30 सितंबर को। तो हाँ, मैंने तो बड़ा अपने आप में मैं मानता हूँ कि ये सेक्रीफाइस है, क्योंकि पहाड़ में तो नौकरियाँ छोड़िए, आदमी का काम धंधा कुछ है ही नहीं, इकोनॉमिक मॉडल ही नहीं है हमारे पहाड़ में। पहाड़ की इकोनॉमी बिल्कुल सुस्त अवस्था में है। तो 2 तरह की चीज़ें हैं, एक है जो चीज़ धरातल पे चल रही है, कागज़ पे चल रही है। 2 चीज़ें, एक धरातल पे है, एक कागज़ पे है। अब मैं बताता हूँ आपको, आपके सामने उम्मीदवारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दिग्गज नेता। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो 30 साल में विधानसभा चले गए हैं, कांग्रेस के नेता जो पहले विधायक रह चुके हैं। आप अभी तक राजनीति में किसी पद पर नहीं रहे हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। तो उनको चैलेंज करना, क्योंकि
ज़मीन पे क्या चल रहा है? हम कह सकते हैं कि कागज़ पर हमने चीज़ें लिख दी और इनको साकार करने के लिए आपको विधानसभा जाना होगा। उस विधानसभा पहुंचने के लिए आपकी तैयारियां कैसी हैं कि आप उनसे आगे हैं, एक कदम आगे हैं? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। मैं राजनीति में किसी पद में नहीं रहा। इसका जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले हम किसी भी पॉलिटिशियन को, मेरा ये अनुभव है 7 साल का, किसी भी पॉलिटिशियन को सबसे पहले समाज सेवक होना ज़रूरी है। वो समाज सेवक होने के बाद पॉलिटिशियन है तो ही वो समाज का भला कर सकता है। तो हम सबसे पहले समाज सेवक बने, उसके बाद हम पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं। पॉलिटिशियन इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि पॉलिटिशियन बनेंगे तभी हम जनता की आवाज़ को विधानसभा में के पटल में उठा सकेंगे, पॉलिसी मेकर बन सकेंगे। लेकिन सबसे बुनियादी बात यह है कि आपको सामाजिक सेवक होना, समाज के प्रति एक संवेदनशीलता होना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और वो तभी संभव है जब आप समाज के बीच में लड़ाई लड़ेंगे, समाज के बीच में जाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे, जनहित के जो मुद्दे हैं, जनमानस के जो मुद्दे हैं। तो और दूसरी बात यह है कि हम इनके बीच में कहाँ टिकते हैं। देखिए, हम लोगों के एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, व्यवहारिक उदाहरण देता हूँ आपको, जो पिछले 3-4 दिन से हम अनुभव कर रहे हैं। हमारी लगभग 28 से 30 टीमें अलग अलग दिशाओं में प्रचार करने जा रही हैं। उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें युवा भी है, उसमें मिडिल एज के लोग हैं वो भी हैं, और बुजुर्ग भी हैं। आप मेरी फेसबुक आईडी उठा के देखिए, लाइव उसमें चल रहा है। 80 साल के बुजुर्ग तक हमारे साथ सुबह से शाम तक प्रचार में लगे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा जो लोगों का, मासेस का जो हमारे साथ सपोर्ट है, हर वर्ग हर तबके का, तो ये अपने आप में एक संकेत है कि पहाड़ बदलाव के लिए तैयार है। और जिताती है, और जिताती हराती पार्टियां नहीं है, जिताती हराती जनता है। क्या बात, वास्तव में पहाड़ की बात आई तो पहला एक ऐसा मुद्दा मिला पूरे उत्तराखंड पे जो बिल्कुल अलग था, हेरिटेज सिटी। क्या है, किस तरह से काम करेंगे, क्या प्रणाली? देखिए, आज से लगभग 2 महीने पहले हमने एक पदयात्रा निकाली। उस पदयात्रा में आप विश्वास नहीं करेंगे, 7,500 से 8,000 लोग आए हैं, 4,500-5,000 औरतें, महिलाएं आई हैं। तो सोचिए कि हमने क्या कमाया है 7 सालों में। अगर ये जो तथाकथित पॉलिटिशियन कहें, राजनीतिक कहें, बुद्धिजीवी कहें, जो समाज में एक धारणा अवधारणा बनाते हैं दुकानों में बैठ के, कॉफ़ी शॉप में बैठ के, कि पहाड़ का जो वोटर है, पहाड़ का जो लोग हैं, जनता है, वो केवल शराब और चंद टुकड़े पैसे में बिक जाती है। तो वो 7,500 लोग तमाचा थे उन लोगों के मुंह में। जो धारणाएं हैं, जो अवधारणाएं हैं, जो परिभाषाएं हैं, वो टूटती हैं और हमने तोड़ी हैं और नई परिभाषाएं गढ़ रहे हैं। वो 4,500 जो मेरी माताएं बहनें हमें समर्थन देने आई थी, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो पदयात्रा, हमने 7 दिन की पदयात्रा निकाली, 250 किलोमीटर हमने पूरे अल्मोड़ा में पदयात्रा की। एक एक घर में हम गए, हमने लोगों को जागरूक किया, उनको मोबिलाइज़ किया अल्मोड़ा शहर को हेरिटेज सिटी बनाने के लिए। क्यों ज़रूरत है अल्मोड़ा शहर को हेरिटेज सिटी बनाने की? देखिए, एक चीज़ तो मैं बताता हूँ, बीजेपी सरकार के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पौड़ी को हेरिटेज वाले पहले वाले दूसरे तीसरे, अच्छा, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पौड़ी को हेरिटेज सिटी बनाने की घोषणा की। उसके तत्काल बाद से लेकर लगातार आज तक हम लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रेशर ग्रुप के द्वारा काम कर रहे हैं, सरकार पे, प्रशासन पे दबाव बना रहे हैं कि अल्मोड़ा, जिसका इतना बड़ा इतिहास रहा है, इतनी बड़ी जो कुमाऊं की संस्कृति का केंद्र है, राजनीति का केंद्र है, वो शहर जो चंद राजाओं की लंबे समय तक राजधानी रहा है, पूरे देश में आप उठा के देख लीजिए, पूरे देश में हेरिटेज सिटी वो शहर बने हैं जो राजाओं की राजधानी रहे हैं। तो अल्मोड़ा शहर चंदों की राजधानी रहा है, तो स्वाभाविक रूप से अल्मोड़ा शहर योग्यता पात्रता रखता है हेरिटेज सिटी बनने की। और अल्मोड़ा शहर में जो आज देखिए, हेरिटेज सिटी का सीधा संबंध संपन्नता से है, प्रॉस्पेरिटी से है। अगर अल्मोड़ा शहर हेरिटेज सिटी बनता है तो पूरी दुनिया के टूरिस्ट जो हेरिटेज को देखने के लिए दुनिया भर में घूमते हैं, उनका ध्यान अल्मोड़े की तरफ आकर्षित होगा। पूरी दुनिया का टूरिस्ट अल्मोड़ा में आएगा। तो अल्मोड़े में जब इतना टूरिस्ट आएगा तो आप सोच सकते हैं कि अल्मोड़ा में कितना पैसे का फ्लो होगा। उसका फ़ायदा, एक छोटा सा अगर कोई नाई है, बार्बर है, एक मोची है, उससे लेकर एक बड़ा शोरूम का जो मालिक है, उस सबको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जब इकोनॉमी का एक बड़ा सिंपल सा मॉडल है, जब कहीं पर पैसा आता है और बड़ा पैसा आता है तो सब में घूमता है, वो हर हाथ में जाता है। वो व्यापारी के हाथ में भी जाएगा, वो युवाओं के हाथ में भी जाएगा, वो महिलाओं के हाथ में भी जाएगा। तो चूँकि बात यह है कि पैसे का फ्लो होना सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात ये एक चीज़ और है जो हमारे घोषणा पत्र में भी है, संकल्प पत्र में भी है, कि अगर अल्मोड़ा में हेरिटेज सिटी बनता है तो हमारा जो मॉडल है कि अल्मोड़ा में कैसे इकोनॉमिक बूम आएगा,
वो ये है कि अल्मोड़ा, जैसे आप देखते हैं एनसीआर है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मतलब दिल्ली और उसके चारों तरफ का एरिया, गाजियाबाद से लेकर नोएडा से लेकर गुड़गांव से लेकर फरीदाबाद से लेकर जो भी वहाँ प्रोडक्शन होता है वो दिल्ली में आके बिकता है। दिल्ली एक बड़ी मार्केट है, उसको खरीदती है। ठीक उसी तर्ज पर हम अल्मोड़ा और इसके चारों तरफ का जो गांव है उसको हम खास परजा कहते हैं। खास परजा और अल्मोड़े का विकास ठीक उसी तर्ज पे किया जाएगा जिस तरह से दिल्ली एनसीआर का विकास हुआ। देखिए इसका उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। अगर अल्मोड़ा शहर हेरिटेज सिटी बनता है, सारी दुनिया का टूरिस्ट हेरिटेज देखने के लिए अल्मोड़े में आएगा। अगर उसको अल्मोड़े का कुजीन को खाना है, मतलब अल्मोड़े के पहाड़ का जो खान पान है उसको खाना है, ऑर्गेनिक खाना खाना है, बायो प्रोडक्ट खाना है, वो शहर में तो पैदा नहीं होंगे, वो गाँव में पैदा होंगे, क्योंकि ज़मीन गाँव में होती है। तो वो गांव में जो पैदा होगा वो आसानी के साथ शहर में बिकेगा, उसको एक बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी। दूध का कारोबार बढ़ेगा, जो हमारी कुजीन है उसका कारोबार बढ़ेगा। अगर हेरिटेज सिटी कहीं पर बनता है तो हेरिटेज पॉइंट बनते हैं पूरी दुनिया में। आप देखिए या पूरे देश में आप देखिए, जयपुर में आप देखिए, जयपुर हेरिटेज सिटी है, वहाँ पर एक हेरिटेज पॉइंट है। उस हेरिटेज पॉइंट का टिकट लगता है। उस हेरिटेज पॉइंट में जब टूरिस्ट आता है तो वो वहाँ का फोक देखता है, वहाँ का खान पान देखता है, वहाँ के कपड़े पहनता है जो पारंपरिक हैं। तो इस तरह से एक मल्टीपल बदलाव और मल्टीपल रोजगार के मौके मिलेंगे। उसके अलावा जब हम 7 दिन की पदयात्रा करी तो अल्मोड़ा के लोग के जो जनता है उसकी जनभावना थी कि अल्मोड़ा में एक स्पेशल पैकेज की ज़रूरत है, अल्मोड़ा के अवस्थापना के निर्माण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए। तो जब हम विधानसभा जाएंगे तो प्राथमिकता के साथ अल्मोड़ा को एक स्पेशल पैकेज देंगे ताकि अल्मोड़ा में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो। एक लाइन और जोड़ूंगा, आपको अभी 2-3 साल पहले ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया अल्मोड़ा का। अल्मोड़ा जो शहर बसा है वो बिनसर हिमालयन रेंज पे बसा है और अल्मोड़ा शहर में जो ज़मीन है उसके नीचे की जो सिल्ट है वो खिसक रही है। इसका उदाहरण सबसे बड़ा है, यहीं पर VPKS है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, उसका हेड ऑफिस यहाँ पर हुआ करता था। उसके नीचे की ज़मीन लगातार खिसक रही है। IIT रुड़की के लोग यहाँ आके सर्वे करके गए हैं। उन्होंने कहा कि भाई इसको तुरंत शिफ्ट किया जाए यहाँ से, क्योंकि अल्मोड़ा की जो जोग्राफिकल स्थिति वो है। तो कितनी बड़ी ज़रूरत है अल्मोड़ा में अवस्थापना की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके लिए एक बड़े पैकेज की। अल्मोड़ा के मैं 18-19 तारीख को जो आपदा आई थी, जो बारिश हुई थी लगातार 2 दिन की, उस 2 दिन की बारिश ने अल्मोड़ा के अवस्थापना इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोल के रख दी। सारा अल्मोड़ा स्लाइड करने लग गया, शहर से लेकर गांव तक। तो क्योंकि अल्मोड़ा में ड्रेनेज सिस्टम की कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो अल्मोड़ा को हम ड्रेनेज सिस्टम देंगे, अल्मोड़ा को हम मल्टी स्टोरी पार्किंग देंगे। कैसे देंगे? अल्मोड़ा में जितने भी नगर पालिका की ज़मीन है, सरकारी ऐसी ज़मीन है जिसका कोई उपयोग नहीं होता है, उसमें मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी। अल्मोड़ा में 13 वार्ड है, 13 के 13 वार्डों में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी। अल्मोड़ा में आज ये स्थिति की 2 पहिया लगाने की जगह नहीं है हमारे पास, 4 पहिया तो छोड़िए। ये इतना ऐतिहासिक शहर है, उसकी हालत ये होगी है। इसके पीछे केवल एकमात्र कारण है कि अल्मोड़ा को आज तक ऐसा नेतृत्व ही नहीं मिला जिसके पास अल्मोड़ा को बदलने का विजन हो। तो इसका देखिए, इन सारी समस्याओं का हल केवल और केवल हेरिटेज सिटी है। इससे न केवल रोजगार के अनेकों अवसर खुलेंगे, बल्कि अल्मोड़ा का जो प्राचीन गौरव था, चेतना का केंद्र अल्मोड़ा रहा, शिक्षा का केंद्र अल्मोड़ा रहा, लिटरेचर का केंद्र अल्मोड़ा रहा। इतने लेखक शिवानी से लेकर कितने बड़े बड़े लेखक इस शहर ने दिए हैं, है ना। तो वो शहर को उसका प्राचीन गौरव पुनः मिलेगा। और इसका केवल और केवल एकमात्र तरीका, एकमात्र विचार है, अल्मोड़ा शहर को हेरिटेज सिटी बनाया जाए। आपको एक चीज़ और बोल देता हूँ, देखिए अल्मोड़ा शहर में अगर आप, अब मैं मेन स्ट्रीम इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ, मुख्य धारा के इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर उत्तराखंड के इतिहास को हम देखें, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, उत्तराखंड के इतिहास को हम अगर देखें तो उत्तराखंड का इतिहास में अल्मोड़ा में जो मंदिर हैं, चाहे वो जागेश्वर का मंदिर हो शिव का, चाहे वो कटारमल का सूर्य मंदिर हो। कटारमल का सूर्य मंदिर की बात आई तो एक चीज़ और बोलना चाहूँगा इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते, जो वैदिक युग था 600 ईसा पूर्व के आसपास से 625, जब वेदों की रचना हुई, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो उस समय से भी पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जब जीवन की शुरुआत हुई थी, सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, उस समय सूर्य की उपासना होती थी। इतना पुराना मंदिर हमारे पास है, तो आप सोच सकते हैं कि इस मंदिर तक आज तक टूरिस्ट नहीं पहुंच पाता है, गिने चुने लोग आते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर देखिए, अरबों का टर्नओवर है वो मंदिर, और उसके चारों तरफ एक पूरा इकोनॉमिक मॉडल है उस मंदिर की वजह से। और हमारे वहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कितनी उदासीन स्थिति है। इसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ यह है, जिन दिग्गज नेताओं की आप बात कर रहे थे कांग्रेस और बीजेपी के, वो केवल और केवल किस दम पे बने हैं कि भैया एक लहर चली किसी टाइम मोदी की, कभी कांग्रेस की लहर चली, उस लहर में वो सवार होकर जीत के विधानसभा पहुंच गए। अरे उनके पास कोई मॉडल है तो मैं तो कह रहा हूँ, आप पगडंडी आप आए हैं, एक चर्चा करा लीजिए, डिबेट करा लीजिए। मैं तो ओपन चैलेंज करता हूँ, कल ही कराइए,
हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल है उसके सामने, हमारा जो सामाजिक मॉडल है अल्मोड़ा को लेकर उसके सामने, उनसे बात करवा लीजिए। इनको चांस दे चुकी है ना सर, मनोज तिवारी जी को चांस दे चुकी है, कैलाश शर्मा जी को चांस दे चुकी है। मनोज तिवारी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि अल्मोड़ा में पानी की व्यवस्था के लिए एक डैम बनाया जाए कोसी नदी में। मेरा आप प्रोफाइल उठा के देख लीजिए, हमने कम से कम 40 से 50 आंदोलन कर चुके हैं शहर में। मुकदमा मेरे पे 107 116 का मुकदमा चल रहा है। आए दिन मेरे पे टॉर्चर करा जाता है, मेरे घर में पुलिस भेजी जाती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक हफ्ते में 2 डेटें लगी हैं, 2 तारीखें, 2 सम्मन मेरे को भेजे गए हैं। 11 बजे पुलिस वाला मेरे घर में सम्मन लेकर आता है, 1 बजे हाजिर हो कहते हैं। ऐसा तो मेरे ख्याल से 302, 325, 307 में भी नहीं होता होगा, जो जघन्य अपराध होते हैं। तो इस तरह से हमको डिमोरलाइज करने की कोशिश की गई, हतोत्साहित करने की कोशिश की गई। लेकिन उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भैया हम लोगों का गला कट जाएगा लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अब तो अपने समाज, अपने पहाड़ को खड़ा करने की लड़ाई है, पहाड़ के युवाओं को खड़ा करने की लड़ाई है, उनको आर्थिक सामाजिक रूप से। अब हमारा पहाड़ का युवा दिल्ली में जाके ढाबों में काम नहीं करेगा। बीजेपी और कांग्रेस जिन दिग्गज नेताओं की आप बात कर रहे हैं, इनका इकोनॉमिक मॉडल आपको पता है क्या है? इनका इकोनॉमिक मॉडल यह है, हल्द्वानी से लेकर, उधम सिंह नगर से लेकर, गजरौला से लेकर, हापुड़ से लेकर, दिल्ली से लेकर, नोएडा से लेकर, चेन्नई से लेकर, तमिलनाडु से लेकर जो ढाबे बने हैं, इन ढाबों में हमारा लड़का जाके नौकरी करेगा, बर्तन धोएगा। तो इनको अब हमारा पहाड़ का युवा जाग चुका है, उखाड़ फेंकने को तैयार है। इस इकोनॉमिक मॉडल को बदल के एक नया इकोनॉमिक मॉडल हम लेके आएंगे, अल्मोड़ा की पहाड़ की इकोनॉमी में ब्लास्ट करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, कुछ चीज़ों से मैं सहमत हूँ। हेरिटेज सिटी वास्तव में आपका एक ऐसा मिशन है जिसकी कल्पना वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छी है, और अच्छी चीज़ को अच्छा कहना पड़ेगा, चाहे वो किसी पार्टी की चीज़ हो या व्यक्तिगत हो, या चाहे किसी भी चीज़ की हम बात करें। और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आई जिससे मैं आपसे संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन अभी जो है बातों का सिलसिला हेरिटेज सिटी पे गया, और बहुत अच्छा मुद्दा आपके पास है, बहुत अच्छी एक थीम है। आशा करते हैं कि इस तरह की थीम हमारे पास होनी चाहिए, और उन नेताओं से भी मैं निवेदन करूंगा जो और नेता हैं वो भी ऐसी कुछ थीम रखें जिसके पास एक मॉडल हो, जिसके पास विकास का एक मॉडल हो। विकास का मतलब सिर्फ इतना ना हो कि, क्योंकि हम पिछले 7 सालों से 450 गाँव में हम काम कर चुके हैं। हमारा जो अभियान था उसकी शुरुआत ही गाँव चलो अभियान से हुई थी। गाँव चलो अभियान, हमने अभियान चलाया था, 450 गाँव में हम घूमे। देखिए गाँव में क्या है, गांव को लेकर जो इकोनॉमिक मॉडल है, जो शहर को लेकर और खास प्रजा को लेकर इकोनॉमिक मॉडल मैंने आपको बताया, गांव को लेकर जो हमारा इकोनॉमिक मॉडल है वो ये है कि हम चाहते हैं गांव में जो आप कांग्रेस और बीजेपी के जो दिग्गज नेताओं की आप बात कर रहे हैं, उनको मैं चैलेंज करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। उनका इकोनॉमिक मॉडल यह है, उनका विकास की अवधारणा यह है। आपने भी ये कहा, अभी आपने शुरुआत में ये कही कि हमने लोगों से बात की तो लोगों ने कहा विधायक जी ने इतने गड्ढे खुदवा दिए हैं, इतनी रोडें बनवा दी हैं और विकास हो गया है। भैया मैं आपसे ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारा विकास का मॉडल ये है कि अवस्थापना, इंफ्रास्ट्रक्चर को तब पूर्ण माना जाएगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर अवस्थापना के कारण गांव में पैसा आए, लोगों की जेब में पैसा आए। इसका उदाहरण मैं देता हूँ, अगर किसी गांव में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, सुअर रोधी दीवारें बनाई जाती हैं, प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है खेतों में, उस उत्पादन को रोड जो बनी है उस रोड के माध्यम से बाजार तक पहुंचाया जाता है ताकि गांव के व्यक्ति की जेब में पैसा आए, तो हम मानेंगे अवस्थापना पूर्ण हुई है। अगर अवस्थापना होने के कारण रोड बनने की वजह से पैसे की आमदनी की वृद्धि नहीं होती है गांव के लोगों की, तो हम मानते हैं वो अवस्थापना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपूर्ण है। उसको पूर्ण तभी माना जाएगा जब उसकी वजह से आमदनी में वृद्धि हो या आमदनी हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो गांव में, मैंने शुरुआत में कहा एक महिला ने प्रसव बच्चे को जन्म दिया जंगल में, तो हमारा मॉडल ये है कि जो महिलाएं हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बने हुए हैं, उन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हम ये मानक तय करेंगे, अगर मैं विधानसभा पहुंचता हूँ, ये मानक तय किया जाएगा कि किसी महिला का प्रसव, चाहे वो सीजेरियन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, उन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हो। पूरे जो राष्ट्रीय मानक हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के, वो पूर्ण किए जाएंगे। मतलब डॉक्टर से लेकर, इक्विपमेंट से लेकर, स्टाफ पूर्ण किया जाएगा। चाहे हो सकता है कि कई बार डॉक्टरों की कमी होती है, ये भी एक प्रश्न है, तो पैरामिलिट्री मतलब जो पैरामिलिट्रीज होती हैं उनको वहाँ नियुक्ति किया जाए, इंटीरियर इलाके में नियुक्ति किया जाए, वो आसानी से काम करने को तैयार है और वो सिद्धस्ती भी होता है। एक चीज़ याद आ रही है मुझे, देखिए आपने मुझे बहुत सारे मॉडल्स बताए, बहुत सारी चीज़ें बताई, कहना बहुत आसान है, लेकिन जब आप विधायक बन जाएंगे लोग आपसे पूछेंगे जो जो आपने बोला है,
तो इस पर्चे में और लोग और नेताओं का क्या होता है कि कह बहुत कुछ देते हैं, होता बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। ऐसा आपके साथ ना हो, कहे आप बहुत कुछ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन वो बातें यहीं तक रह जाएं, बनने के बाद वो आधा काम भी ना हो पाए, तब जनता आपको पकड़ के बोलेगी कि ये काम नहीं हुए, ये काम नहीं हुए, आपने ये बोला था। देखिए, मैं फिर वही बात आता हूँ, वापस आता हूँ। दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि जो सरकार की नीतियाँ हैं वो लोगों तक पहुँचे, उसको पहुँचाने का काम हम पिछले 7 साल से कर रहे हैं। रोडें हमने बनवाई, मकान हमने बनवाए, जो राशन कार्ड से लेकर दुनिया भर की चीज़ें हैं वो हमने सरकार की बनाई। अब आपको ये पूछना चाहिए एक प्रश्न पत्रकार होने के नाते कि भाई जब तुमने ये बना दी हैं तो तुम्हें विधानसभा जाने की क्या ज़रूरत है। तो फिर वहीं आते हैं हम, ये जो मॉडल है ये मॉडल तभी ज़मीन में उतरेगा जब हम विधानसभा पहुँचेंगे, क्योंकि ये नीतिगत मामले हैं, ये पॉलिसी के मामले हैं। अरे आप जो दूसरे नेता हैं उनसे पूछिए तो सही कि विकास की तुम्हारी अवधारणा क्या है। वो तो कहते हैं रोड बनाना अवधारणा है। मेरे को पता है कि हमारी अवधारणा रोड बनाना नहीं है, रोड बनाने के बाद जो प्रोडक्शन है उसको मार्केट तक पहुंचाना है। तो बात आपको देखिए, मैं क्या करूंगा 5 साल, मैंने यही तो करूंगा। नौकरी मैंने छोड़ दी है, मुकदमा मुझे पर लग चुका है, और मेरे को चीज़ें देखो 7 साल में हमने यही तो कमाया है। ये मुझे जो मॉडल जो हम लेके आए हैं ये कोई किताबों में तो पढ़ा नहीं है, कोई बुद्धिजीवी टीम हमारे साथ है नहीं कि जो दिल्ली में बैठे हैं बड़े बड़े बुद्धिजीवी या नोबेल पुरस्कार प्राप्त लोग हैं जैसे कांग्रेस और बीजेपी के पास होते हैं, उनसे तो हम लेके नहीं आए हैं। ये मॉडल तो हमने खुद ही विकसित किया है और लोगों से विकसित करा है। उन लोगों से विकसित किया है जो हो सकता है 8 भी पढ़े ना हो, उन्हीं से हमने सीखा है। तो स्वाभाविक रूप से हमारे पास काम क्या है, यही को लागू करना है। ठीक, तो क्या इस बार जनता के बीच पे आप जा रहे हैं, पता कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट तो हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, कितना सहमत है जनता, कितना चाह रही है कि इस बार विनय किरोला जो है वो विधानसभा जाए? देखिए, जनता पूर्ण हमको समर्थन दे रही है। अब सर्वे करिए, अब बात करिए लोगों से। इतनी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, इतना युवा हमारे साथ जुड़ा है। सुबह 6 बजे से मेरे को फ़ोन आता है कि भैया हमको आपके साथ प्रचार में आना है, हमको भी जाना है, हमको भी प्रचार में भेजिए। मेरे ख्याल से बीजेपी कांग्रेस के लोग चंद पैसा दे के लोगों को बुलाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को, 28 से 30 टीमें हमारी विभिन्न दिशाओं में जा रही है। अभी हमारे देखो इतने लोग आ गए हैं, अभी गाड़ियाँ लगी हैं बाहर से, और चंदा लेके चुनाव लड़ रहे हैं हम। ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि कोई प्रत्याशी चंदा लेके चुनाव लड़ रहा है। चंदा लेके लोग हमें चंदा दे रहे हैं, 100 रुपये, 200 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये। एक उदाहरण और देता हूँ, देखो जनता का समर्थन की जो बात आपको आ रही है, व्यवहारिक उदाहरण दे रहा हूँ। एक महिला का कभी किसी 2-3 साल पहले हमने विधवा पेंशन लगवाई। वो महिला परसों मेरे पास, मेरे ऑफिस में आई, मेरे पास मिलने आई, कह रही भैया बेटा ये 1200 रुपये हैं, 3 महीने की मेरी पेंशन आई है 3600 रुपये, 1200 रुपये मैं तुमको चंदा दे रही हूँ। तो आप सोच सकते हैं इससे कि आम जनमानस कितना हमें हाथों हाथ ले रहा है, कितना आशीर्वाद हमें दे रहा है। तो ये महान जनता है। समाजशास्त्र का मैं विद्यार्थी समाजशास्त्र का भी रहा हूँ। समाज की अवधारणा हमेशा प्रिसेप्शन हमेशा सही होता है। समाज ने किसी को 1 वोट से हराना है तो इत्तेफाक नहीं होता है, वो समाज 1 वोट से ही हराता है। आप तो पत्रकार हैं और राजनीतिक पत्रकार हैं, और ये मान के चलिए समाज ने ये तय कर लिया है कि इस बार ना दारू से ना नोटों से विनय किरोला जीतेगा, वोटों से। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो फिलहाल ये अल्मोड़ा है, और अल्मोड़ा की धरती क्या कह रही है, सांस्कृतिक नगरी हमने पहले भी कहा, और वास्तव में बहुत ज़्यादा प्यार हमें अल्मोड़ा ने दिया है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। विनय किरोला जिससे हमने बात की, यहाँ के ज़मीनी मुद्दों की बात की, ज़मीन की बात की, और वास्तव में ये बात बहुत सुलभ रही होगी। बहुत सारे साथी हमारे साथ यहाँ बहुत देर से मौजूद भी हैं जो हमें ऑफ द कैमरा सुन रहे हैं, हमारे साथ बैठे हैं। वार्तालाप का ये सिलसिला जारी रहेगा। और पहाड़ के लिए अच्छी बात क्या है, 1 मिनट पे ख़त्म करूँ तो पहाड़ के लिए ये अच्छी बात है कि पहाड़ का कोई लड़का इस तरह से चुनाव मैदान पे उतर रहा है जहाँ पर उसे जनता से समर्थन भी मिल रहा है। कम से कम आप मुहिम तो कर रहे हैं, घर तो नहीं बैठे हैं, और घर बैठ के कुछ नहीं होगा। जब एक बदलाव की ज़रूरत होगी तो बलदेव सिंह चीमा की एक पंक्ति याद आती है कि ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।